बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स में नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1, यूजिंग मैट्रिसेस। Number 2, using Cramer's rule. Number 3, using echelon and reduced echelon form. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फर्स्ट 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। हम कंसीडर करते हैं एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन मैं कंसीडर कर रहा हूं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1। यहां पर जो कोएफिशिएंट्स हैं x1 x2 x3 जो हमारे अननोन्स हैं, उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको मैं a11 a12 a13 इसलिए कंसीडर कर रहा हूं कि मैंने बाद में इन कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाना है। ये इनफैक्ट इन कोएफिशिएंट्स की लोकेशन भी है उस मैट्रिक्स के हवाले से। आप यहां पर a b c या a1 a2 a3 ये भी कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन a21 x1 a22 x2 a23 x3 इज इक्वल टू b2। और तीसरी इक्वेशन a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें बुनियादी बात यह है कि b1 b2 और b3 ये साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों कांस्टेंट्स साइमल्टेनियसली जीरो हो गए तो ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा। आप इसके बारे में लिख सकते हैं यहां पर b1 b2 b3 आर नॉट ऑल जीरो। b1 b2 and b3 are not all जीरो। स्टूडेंट्स, हम इस सिस्टम को अब मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिसेस। सबसे पहले हम बनाते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, जिसका नाम हम रखते हैं A। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स में ये सारे कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे इसी तरतीब के साथ। आप ख्याल रखेंगे जब भी आप किसी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो इक्वेशंस हैं वो इसी ऑर्डर में हो, यानी पहले x1 वाली टर्म्स या x वाली टर्म्स, उसके बाद x2 वाली टर्म्स या हो सकता है कि वहां पर y वाली टर्म्स हो, और फिर x3 वाली टर्म्स या हो सकता है कि वहां पर z वाली टर्म्स हो, और उसके बाद इक्वल टू तमाम कांस्टेंट्स। इस सूरत में आप तमाम कोएफिशिएंट्स को ले आएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। यहां पर आ जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32
A33। स्टूडेंट्स दूसरा मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स या मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स। ये हमारे अननोन्स हैं x1, x2, x3, यहां पर x, y, z भी हो सकते थे। इसका नाम होगा कैपिटल X। यहां पर आ गया x1, x2 और x3। स्टूडेंट्स तीसरा मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स को इक्वल के राइट साइड पर होना चाहिए तीनों इक्वेशंस में। इसको हम कहेंगे B, B1, B2, B3। स्टूडेंट्स इन मैट्रिसेस की बुनियाद पर अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू मैट्रिक्स इक्वेशन। स्टूडेंट्स हम गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में इस तरह से लिखेंगे A इंटू एक्स इज इक्वल टू B। अब आपके ज़हन में फौरन सवाल आना चाहिए कि हम किस तरह से ये मैट्रिक्स इक्वेशन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या है? शाबाश, मैट्रिक्स B का ऑर्डर 3/1। मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3/1। अब मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3/3 और मैट्रिक्स X का ऑर्डर भी है 3/1। A और X को क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज के बराबर हैं, बीच वाले दो नंबर्स बराबर। अब जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3/1। लेफ्ट साइड पर भी 3/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट साइड पर 3/1 का मैट्रिक्स पहले मौजूद है। आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वापस हासिल होगा, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को Ax इक्वल टू B लिखा जा सकता है। सो ये रेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स हमें x1, x2 और x3 की वैल्यूज मालूम करनी है। अब x1, x2, x3 ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं मैट्रिक्स X के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैट्रिक्स X की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहां पर आ जाएं। मैट्रिक्स X की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं? शाबाश, आपके ज़हन में आएगा कि हम मैट्रिक्स A को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, मैट्रिक्स B को A से डिवाइड कर दें। तो क्या आपने मैट्रिसेस की डिवीजन पढ़ी है? द आंसर इज नो, मैट्रिसेस के अंदर डिवीजन नहीं होती। तो अब क्या करें? हमने इस मैट्रिक्स A को यहां से हटाना है, कोई और रास्ता? शाबाश, मैट्रिक्स A को यहां से हटाने का कोई और रास्ता? जी अगर आपके ज़हन में हो तो हम अगर लेफ्ट साइड को A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, A इनवर्स इंटू A, हमारे पास यहां पर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स X के साथ मल्टीप्लाई होगा तो चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो हमारे पास X ही वापस आ जाएगा। राइट साइड पर भी A इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि लेफ्ट साइड पर किया है तो यहां पर आ जाएगा A इनवर्स इंटू B। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब मैट्रिक्स A का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। अब किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम यह लिखेंगे if matrix A is non-singular, that is to say A determinant is not zero, we can find its inverse, that is to say A inverse। आप समझ लें कि हमने A इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब जब A इनवर्स फाइंड आउट कर लिया तो आप क्या करेंगे कि आप A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन चूंकि मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव नहीं होती, हमें यह ख्याल रखना होगा कि हमें किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या हमें A इनवर्स लेफ्ट साइड पर लिखना है या यहां पर राइट साइड पर लिखना है? द आंसर इज हमें लेफ्ट साइड पर लिखना चाहिए, क्योंकि
ए इनवर्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सो अगर हमने यहां पर मल्टीप्लीकेशन करनी है ए इनवर्स की, तो हमें राइट साइड पर भी ए इनवर्स पहले लिखना होगा, और इस तरह अगर आप पहले लिखेंगे ए इनवर्स को तो इसे कहा जाएगा प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स। हम यहां लिखेंगे बाय प्री मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स इंटू ए ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होता है, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स विल बी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यानी हमें अगर मैट्रिक्स एक्स मालूम करना है कि जिसके 3 एलिमेंट्स हैं x1, x2 और x3 जो कि हमें चाहिए, हमें ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा ये भी 3/1 का मैट्रिक्स होगा। हम दो मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज आ चुकी होंगी। अब मसला यह है कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। शाबाश, ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फॉर्मूला रिकॉल करें। शाबाश, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए हैं। एक मेथड है जो हम फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और दूसरा रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस की बुनियाद पर। यहां पर मैं जिक्र करूंगा फॉर्मूला का। हम यहां लिखेंगे सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब जरा एडजॉइंट ऑफ ए भी रिकॉल करें। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है जी? एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला हमारे पास है यहां पर 3/3 का मैट्रिक्स। 3/3 का एडजॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जी, अगर आपको याद हो, इन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स इन्हीं की जगह पर लिखकर अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। हम यहां लिखेंगे एज एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए मैं लिखने लगा हूं, A11, A12, A13। जहां जहां हमारे पास एलिमेंट्स है वहां वहां हमने उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिख दिए। A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने से रोज कॉलम्स बन जाएंगे, तो एडजॉइंट कुछ इस तरह से होगा। एडजॉइंट ऑफ ए, स्टूडेंट्स हम इस मैट्रिक्स का ले लेंगे ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा एडजॉइंट मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज जब हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ चुका होगा। ए इनवर्स की ये वैल्यू हम यहां इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
और देन हमारे पास मैट्रिक्स बी की वैल्यू, मैट्रिक्स बी है मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स B1 B2 और B3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? शाबाश जी, हमें इस मैट्रिक्स को इसके साथ करना होगा मल्टीप्लाई। ये है 3/1 का मैट्रिक्स, सॉरी 3/3 का मैट्रिक्स, और ये है 3/1 का मैट्रिक्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा 3/1। मैट्रिक्स X भी 3/1 का मैट्रिक्स है, सो हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करने के काबिल होंगे। हम यह लिखेंगे X इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको साइड पर ही रहने दे, ये यहां पर फ्रैक्शंस पैदा करेगा, हमें कंफ्यूज करेगा। हम डायरेक्टली अभी इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से A11 एलिमेंट इस मैट्रिक्स का, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ये आ जाएगा हमारे पास B1 A11, B2 A21 और B3 A31। अब हम सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा B1 A12 प्लस B2 A22 प्लस B3 A32। अब थर्ड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें हासिल होगा B1 A13 प्लस B2 A23 प्लस B3 A33। स्टूडेंट्स, अब ये जो डिटर्मिनेंट है, ये तीनों बेसिकली ये 3/1 का मैट्रिक्स है, इसके तीनों एलिमेंट्स को ए डिटर्मिनेंट डिवाइड करेगा। हमें हासिल होगा मैट्रिक्स कुछ इस तरह से। मैट्रिक्स एक्स की वैल्यूज भी आप पुट कर दे, यहां पर आ जाएगा हमारे पास x1 x2 और x3 इक्वल टू, तीनों एलिमेंट्स को ए डिटर्मिनेंट डिवाइड करेगा। हम लिखेंगे B1 A11 प्लस B2 A21 प्लस B3 A31 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसके बाद B1 A12 प्लस B2 A22 प्लस B3 A32, इसको भी डिवाइड कर देगा ए डिटर्मिनेंट। और लास्ट वन B1 A13 प्लस B2 A23 प्लस B3 A33 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसको थोड़ा सा आप बढ़ा लें इस मैट्रिक्स को यहां तक। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ गया। स्टूडेंट्स, ये भी 3/1 का मैट्रिक्स, ये भी 3/1 का मैट्रिक्स। x1 की ये वैल्यू है, x2 की ये वैल्यू है और ये है x3 की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अगर आप यहां तक इस पैटर्न पर, इस इक्वेशन पर अमल करें तो ये हमारा कहलाता है यूजिंग मैट्रिसेस। लेकिन क्रैमर ने क्या किया? क्रैमर ने इन्हीं वैल्यूज को फर्दर प्रोसेस करके कुछ खास फार्मूलाज बना लिए, बड़े ही सिंपल आसान फार्मूलाज। आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्रैमर्स ने क्या फार्मूलाज बनाए। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट स्टेप। ये भी 3/1 का मैट्रिक्स, ये भी 3/1 का मैट्रिक्स। हम दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट कर सकते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। हम यहां लिखेंगे इक्वेटिंग कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू B1 A11 प्लस B2 A21 प्लस B3 A31 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
B1 A12 प्लस B2 A22 प्लस B3 A32 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। X3 की वैल्यू होगी X3 B1 A13 प्लस B2 A23 प्लस B3 A33 डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स X1, X2 और X3 की वैल्यूज को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमें गौर करना होगा इन न्यूमरेटर्स पर। अब आप फर्स्ट न्यूमरेटर पर गौर करें, यानी X1 के न्यूमरेटर पर। इसके अंदर जो कोफैक्टर्स हैं A11, A21, A31, इन कोफैक्टर्स में क्या खास बात है? शाबाश। सबस्क्रिप्ट को आप देखें 11, 21, 31। जो सेकंड जो है वो J है, तो ये कॉलम नंबर है 1, 1 और 1। इसका मतलब है ये तीनों कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जरा रिकॉल करें यूजिंग कोफैक्टर्स। शाबाश। अगर आपको याद हो उसकी फिलॉसफी, तो उसकी फिलॉसफी ये थी कि अगर आप किसी खास कॉलम के कोफैक्टर्स को उसी कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो हमें मिल जाता है डिटर्मिनेंट, या अगर किसी खास रो के कोफैक्टर्स को उसी रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाता है। अब ये फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स हैं। अगर हम B1, B2 और B3 को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बना दें तो ये न्यूमरेटर एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। हम लिखेंगे X1 यहां पर हम बनाएंगे एक डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम होगा B1, B2 और B3। यहां पर आ जाएगा B1, B2 और B3। अब स्टूडेंट्स, जब ये फर्स्ट कॉलम हमारे पास आ गया तो ये अगर फर्स्ट रो है तो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, ये A11 है, इनफैक्ट यहां पर आ जाएगा A12, यहां पर A13, यहां पर A22, यहां पर A23, यहां पर A32 और यहां पर A33। नीचे हमारे पास आ गया A डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को बाय फर्स्ट कॉलम एक्सपैंड करें यूजिंग कोफैक्टर्स फार्मूला तो आपके पास यही रिजल्ट हासिल होगा। ये हमारे पास इनफैक्ट A11 एलिमेंट है, इसके साथ A11 कोफैक्टर, ये कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास है A21 और ये है A31। A21 के साथ A21 कोफैक्टर और A31 के साथ A31 कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, ये जो डिटर्मिनेंट है इसे क्रैमर ने नाम दे दिया D1 का। इस डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए आपके दिमाग में फौरन आ जाएगा कि ये इनफैक्ट A का ही डिटर्मिनेंट है, सिर्फ फर्क ये है कि फर्स्ट कॉलम की जगह पर हमने B1, B2 और B3 लिख दिया। इफ वी से D1 इज इक्वल टू B1 A12 A13, B2 A22 A23, B3 A32 A33, then आप इसे नाम दे दें 2 का। then 2 can be written as X1 is equal to D1 over A डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, ये X1 फाइंड आउट करने का एक बिल्कुल शॉर्ट सा फॉर्मूला बन गया। देखने में शॉर्ट लग रहा है, हालांकि इसके ऊपर वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी अंदाज में हम X2 का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। X2 के लिए होगा स्टूडेंट्स, X2 के अंदर सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, सो हम B1, B2 और B3 को सेकंड कॉलम बना देंगे।
यहां पर हम लिखेंगे सेकंड कॉलम के तौर पर B1, B2 और B3। यहां पर आ जाएगा A11, यहां पर A21, यहां पर A31, यहां पर A13, A23 और A33 और नीचे है हमारे पास A डिटर्मिनेंट। इसे हम नाम दे देंगे, जब सेकंड कॉलम के तौर पर B1, B2, B3 आएगा तो हम इसे नाम दे देंगे D2 का। सो X2 इज इक्वल टू D2 ओवर A डिटर्मिनेंट। इसे मैंने इनफैक्ट नाम दे दिया D2 का। ये जो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर डिटर्मिनेंट है। सिमिलरली X3 की वैल्यू के अंदर थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स इन्वॉल्व थे, तो हम ये B1, B2, B3 ये जो तीन एलिमेंट्स हैं इन्हें थर्ड कॉलम के तौर पर दिखाएंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, आप इसकी जो वर्किंग है ये खुद कर सकते हैं, D3 ओवर A डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, X1, X2 और X3 की वैल्यूज अगर हम इस तरह से डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज की मदद से फाइंड आउट करें तो इसे हम कहते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल। अगर हम X इक्वल टू A इनवर्स B तक रहें तो हम इसे कहते हैं यूजिंग मैट्रिसेस। आइए अब हम यूजिंग क्रैमर्स रूल एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।